अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज सुबह जब मैं उठा तो पता चला जी पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ गई है। यानी अब हालात ये हैं कि जाते हुए मैं किसी को कहता हूं कि यार ये पैसे ले लो और 200 तुम्हारा किराया लगेगा और तुम वहां पहुंच जाओ, तो वो वापसी पे फिर फ़ोन करता है जी आते हुए तो मैं 200 में पहुंच गया था, लेकिन वापसी के लिए 100 और भेजें क्योंकि रेट बढ़ गया है। यानी सफर वही, जाते हुए कुछ और रेट होता है और आते हुए कुछ और हो जाता है। अब ये सूरत हाल तो रुकने वाली नहीं है, ये श्रीलंका बनने जा रहा है पाकिस्तान। और आपको ये बात मैं बता दूं कि श्रीलंका जब मैं था तो एक शहर है वहां पर पे कैंडी, जो टूरिस्ट सिटी है, वहां पे मैं जब गया तो वहां पे बहुत ज्यादा टूरिज्म था, बहुत यूरोपियंस आते थे, सारा कुछ था। पाकिस्तान में तो टूरिज्म भी नहीं है। तो उस जैसा मुल्क अगर डिफॉल्ट कर सकता है तो हमारा कैसे नहीं करेगा। ये बहुत करीब पहुंच गया डिफॉल्ट के। अब सूरत हाल ये है, और वो लोग हमारे से एजुकेटेड भी ज्यादा थे। 98% वहां का लिटरेसी रेट है। और मैं एक दफा एक जगह खड़ा था, मैं छोटा सा वाकया आपको बता क्योंकि टाइम थोड़ा होता है। और ये भी ये है कि इस वीडियो के 3 पार्ट होंगे, आपने तीनों देखने हैं क्योंकि मैं अभी सिर्फ तमहीद बांध रहा हूं। मैं उस रेलवे स्टेशन, रेलवे फाटक पे खड़ा था, तो वहां पे बल्कि मैं आपको वो दिखा भी देता हूं कि क्या हुआ था कि उस रेलवे फाटक पे रेल ने अभी आना था, तो फाटक कैसे बंद हुआ कि सिर्फ एक साइड पे ये वाला बिल्कुल यही ग्रीन पाइप ऐसे होके उसने कर दिया और दूसरी साइड पे ऐसे किया। दरमियान में जगह खाली थी और एक बंदे ने भी पैदल क्रॉसिंग भी नहीं की। यानी इतनी सुलझी हुई कौम थी, लेकिन करप्शन ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। और पाकिस्तान का तो ये हाल है कि मैं हैरान होता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा उम्रा पाकिस्तानी करते हैं और दुनिया में ईमानदारी के लिहाज से 160वां नंबर है। यानी उस उम्रे का क्या फायदा जो आपकी तरबियत ना कर सके, आप में चेंज ही ना ला सके, सिर्फ आप जहाज की सैर करके आ रहे हैं। अदरवाइज ना ये फर्ज था और ना ही आपने इससे कोई सबक सीखा। हमारे यहां लोग करते क्या है, हमारे यहां करते ये हैं कि वो पैसे इकट्ठे करके अरबों रुपया, करोड़ों रुपया बेईमानी का इकट्ठा कर लेते हैं, लूट खसूट करके, तो उसमें से चंद लाख रुपया लगा के तो अल्लाह ताला को रिश्वत दे के आ जाते हैं कि जनाब मैंने उम्रा कर लिया, मेरे सारे गुनाह माफ। भाई गुनाह किया आपने, लोगों का हकूकुल इबाद पे डाका डाला, रिश्वत ली, नाजायज काम किए, लोगों को मारा पीटा, खा पी गए, और उसके बाद सारे गुनाह जो है ना वो ये समझते हैं कि जब हम उम्रा करने जाएंगे तो सिफर हो जाएंगे और दोबारा से नए गुनाह करते हैं कि आप गुनाह थोड़े रह जाएंगे और हमें जन्नत भी मिल जाएगी। ये अजीब सा कंसेप्ट है। बहरहाल अब हमारी गवर्नमेंट भी, अब जाहिर है करप्शन तो ऊपर से नीचे आती है। पेट्रोल की कीमत जैसे बढ़ रही है, अब इसका हल क्या है? इसका एक प्रपोजल मैं आपको दे देता हूं। जितने मेरे भाई इंजीनियर्स हैं, जो टेक्नीशियन हैं, मैकेनिक्स हैं, मेरे से रब्ता करें। इसका एक अभी तो खैर आप यूं कह लें हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है मफरूजा, यूं कह लें मफरूजा है, लेकिन साइंटिफिकली इट इज प्रूव्ड। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं कि मेरे दादा जो थे वो, उनके पास एक बस थी और वो किस्सा सुनाया करते थे मुझे कि जंग में, ज़ाहिर मेरा ओरिजिन जंग से है, तो वो कहते थे कि एक बस चलती थी जो दिन में फैसलाबाद पहुंचती थी और रात को वहां से वापस आती थी। दूसरी बस जब चली तो 2 हो गई, 2 फैसलाबाद डेली बसें जाने लग गई और 2 आने लग, तो मुकाबला पड़ गया। तो फिर जब मुकाबला होता था तो वो बसें चलती थी कोयले पे या लकड़ी पे। तो वो क्या होता था कि जब मुकाबला होता था तो जिसका कंडक्टर ज्यादा एफिशिएंट होता था वो मुकाबला जीत जाती थी। हालांकि स्टीयरिंग तो ड्राइवर के पास होता था। वो होता ये था कि वो उसको कहता था कि 4 बेलचे कोयले के डाल। वो जैसे ही 4 बेलचे डालता था तो स्टीम ज्यादा प्रोड्यूस होती थी और गाड़ी छुक 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 करती वो तेज दौड़ती थी। तो वो टेक्नोलॉजी बेसिकली हमारी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए थी।
हमें इन गोरों ने, इन लोगों ने जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां से हटा के और हमें पेट्रोल पे लगा दिया। अब अगर वो इंजन होते जो अभी भी होंगे, कहीं ना कहीं पड़े होंगे, स्क्रैप में पड़े होंगे, तो आप लकड़ी, आप ये गोबर, आप ये कोयला, इस तरह की आप कचरे से आप ये गाड़ियां चला सकते थे। स्टीम इंजन में सिर्फ गर्माइश की जरूरत होती है कि उसको, पानी को आप गैस में तब्दील कर दें, उसका प्रेशर बढ़ता है और वो इंजन दौड़ने लग जाता है। अभी भी जंग से सरगोदा जो रेलगाड़ी चलती है वो स्टीम इंजन है। कभी किसी ने छांगा मांगा देखो तो वहां पे जो ट्राम चलती थी वो स्टीम इंजन था, और आपने देखा कि उसमें वो लकड़ियां डाल रहा होता था और वो ट्रेन चल रही होती थी। सेम पहले ट्रक बसें भी ऐसे ही चलती थी। तो हमें उस टेक्नोलॉजी पे दोबारा आना होगा, एक तो ये बात। लेकिन अगली जो हाइपोथेसिस है वो क्या है? वो ये है कि जो पेट्रोल हम यूज करते हैं अपने इंजन में, इसका 70%, बल्कि नॉट 70, 78%, यानी 78% जो पेट्रोल की ताकत है वो हीट में जाया हो जाती है। सिर्फ 22% आप पेट्रोल की एनर्जी को वर्क एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो बाकी जो 78% है वो तो हीट है, और उसका आप अंदाजा लगा लें कि सिर्फ 1 मिनट के लिए आपका पंखा सिर्फ बंद हो जाए रेडिएटर का, तो पानी सारा स्टीम बन के तो बॉयल होके तो बाहर निकल जाता है। तो अब उस जो छोटे से छोटा जो गाड़ी का इंजन है उसमें भी 20 लीटर पानी होता है। अब रेडिएटर में थोड़ा होता है, लेकिन बाकी इंजन के अंदर टोटल तकरीबन 20 लीटर होता है। अब 20 लीटर पानी की जब स्टीम बनती है, 1 मिनट में इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर अटेन कर लेती है कि उससे एक छोटा स्टर्लिंग इंजन चल सकता है। हमें इस पे काम करने की जरूरत है। मैं इस पे काम शुरू कर चुका हूं, और उसका तजर्बा यहां से आप कर सकते हैं कि एक जनरेटर, क्योंकि स्टेशन होता है, गाड़ी के बोनेट में जगह नहीं है इतनी कि मैं एक स्टर्लिंग इंजन साथ रख सकूं। स्टर्लिंग इंजन जो है वो हीट से चलता है। अब आप अगर जनरेटर अगर आपके पास मौजूद है एक बड़े साइज का, तो उसके पानी को जो गर्म हो जाता है, उसके पानी को आप जब स्टर्लिंग इंजन के अंदर से गुजारेंगे, यानी वो स्टीम बन चुका होगा, तो उसको जो स्टर्लिंग इंजन से गुजारेंगे तो उसके पिस्टन को वो मूवमेंट शुरू कर देगा। वो स्टीम जो है वो उस इंजन को चला देगी, क्योंकि हमें स्टर्लिंग इंजन में सिर्फ गर्म पानी या स्टीम की जरूरत होती है। तो एक लीटर से 2 इंजन जब चलने शुरू हो जाएंगे तो आपकी एनर्जी एफिशिएंट हो जाएगी सारी। अब दूसरा तरीका जो है वो एक इससे डिफरेंट है, जो मैं इस पे काफी सोचो विचार के बाद आज YouTube पे डाल रहा हूं कि आए मेरे साथ मिलके इस पे कोई थोड़ा सा काम करते हैं। जो ऑटोमोबाइल के एक्सपर्ट हैं वो आए मेरे पास, इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जो भी हैं वो मेरे साथ दें, तो इसको हम ये डेवलप कर सकते हैं। मैं क्योंकि मेडिकल साइंसेज से हूं, मैंने इसकी जो पिक किया आइडिया वो कहां से किया कि हम फैट को, जब फैट एस्टिमेशन करते हैं तो उसमें शीशे का एक बाउल होता है बहुत बड़ा, वो सील किया होता है, उसके अंदर हम फैट डाल देते हैं, और उसके अंदर ईथर होता है। ईथर ज्यादा रिफाइंड होता है पेट्रोल की निस्बत, यानी आप हाई ऑक्टेन के बराबर वो होता है, ये उससे भी थोड़ा सा अपग्रेडेड होता है, प्योर होता है। हम उसके नीचे आग जला देते हैं। अब लोग कहेंगे जी आग तो नहीं लग जाएगी पेट्रोल को, तो आग जलाएंगे तो धमाका हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो आग से पेट्रोल गैस में कन्वर्ट हो जाता है फौरन, क्योंकि ये वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल फ्यूल है। अब जैसे ही थोड़ी सी हीट पकड़ता है तो उसमें से वो उड़ना शुरू हो जाता है, और जैसे ऊपर जाता है तो वहां पे हमने एक कंडेंसर लगाया होता है, यानी पानी, वो गैस जो है वो ठंडी जब होती है तो दोबारा पेट्रोल बन जाती है, लेकिन वो दूसरे जगह जाके गिरती है। इधर से वो प्रेशर डेवलप हो रहा होता है दूसरी जगह, यानी वो गैस बन के दोबारा लिक्विड बन रही होती है। अगर ये प्रोसेस इंजन के अंदर कर दिया जाए, पानी के अंदर, ये पानी सर्कुलेट ना करे, ये पेट्रोल सर्कुलेट हो जाए, तो आग नहीं लगेगी। क्योंकि आग लगने के लिए आपको शोले की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो क्योंकि ये क्लोज सर्किट होता है,
इसमें पेट्रोल को जितना मर्जी गर्म कर लें आग नहीं लगेगी। ये कंसेप्ट निकाल दें, क्योंकि अक्सर लोगों ने ये कहना था पेट्रोल का जब तक मुंह बंद रहता है उसको आग नहीं लगती, नीचे चाहे आग जल रही हो। जैसे ही ऑक्सीजन और एक शोला या कंबस्चन होगी तो वो जलेगा, अदरवाइज नहीं जलता। अब जब ये इंजन आपने एक चलाया हुआ है डीजल इंजन, या उसके जो वाटर बॉडी है उसके अंदर सारा पेट्रोल है, तो वो उससे इतना गर्म हो जाएगा, इतनी प्रेशर डेवलप होगा कि उससे दूसरा इंजन चल सकता है। और वो उस इंजन को चला के ये पेट्रोल वैसे ही रहेगा, क्योंकि आगे जाके ये रेडिएटर उसके बाद लगा होगा जो बिल्कुल सील होगा कि लीकेज ना हो। तो वहां से जब उसमें जाएगा, ये गैस जाएगी जो हमारे सिलेंसर से जैसे निकलती है इंजन से, तो ये गैस जब उसमें से जाएगी तो वहां ठंडी टेम्परेचर कम होगा, तो ये दोबारा लिक्विड बन जाएगी और वही पेट्रोल दोबारा सर्कुलेट करना शुरू कर देगा। यानी अगर 10 लीटर पेट्रोल डाला है तो फॉरएवर 10 लीटर ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं या कम नहीं होगा, ना बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये काम किया जा सकता है। अब मुझे आप लोगों की राय चाहिए एक्सपर्ट की कि मैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा, क्योंकि पानी को ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको स्टीम बनाने में, लेकिन पेट्रोल तो नॉर्मल टेम्परेचर धूप पे रख दे तो इतना प्रेशर डेवलप हो जाता है, क्योंकि वोलेटाइल है, बहुत जल्दी वो करता है। उसका इवेपोरेशन जो है टेम्परेचर वो बहुत लो है, तो थोड़े टेम्परेचर पे भी उड़ जाता है। तो ये जो है ये इसका एक बेनिफिट लिया जा सकता है। अब मेरे साथ मसला ये हो रहा है कि मैं जिसको भी इस आइडिया पे कन्विंस करता हूं तो वो मुझे लूटने की कोशिश करता है। अच्छा जी ये ऐसे होगा, पहले तो कहता है जी ये तो हो ही नहीं सकता, यानी जितने बड़े का बड़ा एक्सपर्ट है वो सबसे पहला जो उसका होता है ना, ए नहीं जी हो सकता, फिर क्यों नहीं हो सकता, ये नहीं पता लेकिन होएगा नहीं, यानी बजाय एनकरेज करने के वो डिस्करेज करते हैं। और जब मैं साइंटिफिकली प्रूव करता हूं कि ये देखें ये मैथमेटिक्स का ये रूल है, फिजिक्स का ये रूल है और इस हिसाब से ये होना चाहिए, तो कहते नहीं जो होएगा वेखांगे। आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दी थी वो आज तक कोई कर नहीं सका, वो मफरूजा ही है, दैट इज ओनली थ्योरी। थ्योरी मीन मफरूजा या वर्बल थिंग। आज तक ना तो मैथ्स को किसी ने लाइट में कन्वर्ट किया, ना वेलोसिटी ऑफ लाइट अटेन हुई, ना ही जो है उसकी जो मैथ्स को लाइट, ना लाइट को मैथ्स में कन्वर्ट कोई कर सका। अगर हो रहा है तो कुदरती हो रहा है, जैसे सन रेज आ जाती हैं। अब अलबत्ता यूरेनियम की फ्यूजन में ये प्रोसेस, उसमें जब आप मैथ्स को स्ट्राइक करते हैं इलेक्ट्रॉन से तो उसमें एनर्जी कितनी लिबरेट होती है, और यूरेनियम तो बहुत थोड़ी सी इस्तेमाल होती है। वो यही प्रोसेस है। अब इधर जो है डार्विन थ्योरी आपने सुनी होगी, बड़ी मशहूर। आज तक किसी ने बंदर से इंसान को बनते देखा है? नहीं देखा, थ्योरी है। तो वो दुनिया का बेहतरीन साइंसदान कहलाया। लेकिन हमारे यहां जब कोई इस तरह की बात करता है तो उसको कहते हैं भाई ये तो पागल है। हालांकि ऐसी थ्योरीज आए, उस पर अपनी राय दें, अपनी इनपुट दें, और हो सकता है आपसे कोई सजेशन आ जाए और हम इस अजाब से निकल पाए। पहले मैंने एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का किया था जो जियो टीवी के क्लिप में भी मौजूद है और एक्सप्रेस के भी। इसी तरीके से डिफरेंट इन्वेंशन पे मेरी नेशनल लेवल पे जो चैनल्स हैं और इंटरनेशनल लेवल के जो चैनल्स हैं वहां पे मेरी मौजूद हैं। लेकिन मेरे अपने जो पाकिस्तानी भाई हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं और दुनिया जो है मुझे अप्रिशिएट करती है। एक दिन मैं भी तंग आके बाहर चला जाऊंगा, वापस चला जाऊंगा, तो फिर आप करते रहिएगा, क्योंकि मुझे तो बुलाने वाले बहुत ज्यादा हैं। आबिद, आप ये मेरा जो इंडियन मुझे ऑफर हुई है, तो आप इसको जरा करीब करके तस्वीर लेके डाल दें कि इंडिया वाले मेरी रिसर्च से फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को होश ही कोई नहीं है। अगर कोई बंदा इस काम पे लग ही गया है रिसर्च पे और उसका शौक है, तो आप मेरा साथ दें। जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं मेरे साथ हाथ मिलाएं और चलें, कुछ कर लें। हो सकता है अल्लाह ने हमारे नसीबों में लिखा हो कुछ करना, या हमारे से कोई बेहतरी आ जाए, लेकिन कोई करना ही नहीं चाहता। और
अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं, बस पकी पकाई रोटी मिल जाए और खा के सो जाए, बस डेट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं करना, और पता भी नहीं है कि भाई ये कैसे होता है। यानी बेसिक जो चीजें हैं साइंस की, उससे भी हमारे साइंसदान ना आशना है। हम लोग सिर्फ इंक्रीमेंट के लिए पीएचडी कर रहे हैं, एमएससी हो रही है तो इंक्रीमेंट के लिए हो रही है, अदरवाइज कुछ पता नहीं है कि दुनिया क्या कर रही है, रिसर्च किसको कहते हैं, थीसिस किसको कहते हैं, कैसे लिखा जाता है, रिसर्च कैसे की जाती है, पता ही नहीं है किसी को। डिग्रियां सारे लेके फिर रहे हैं। चलें खैर, ये तो मेरे दिल की भड़ास कई दफा मैं निकाल लेता हूं। मुझे दें इजाजत, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन इसका जो अगला पार्ट है वो 1-2 दिन में मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको प्रेजेंटेशन के साथ दूंगा, और आप उसको देख के तो आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ आ जाएगी और कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और आपने राय जरूर देनी है, कमेंट्स में कम से कम ये तो कर सकते हैं ना, कमेंट्स कर दें। अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।